दिल्ली में बार काउंसिल के चुनाव होने वाले हैं और इस वक्त हमारे साथ रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वाइस प्रेसिडेंट के दावेदार रविंद्र कुमार उपाध्याय जी है। सर बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। वकील जी जनरली जो होते हैं वकील साहब लोग न्याय के लिए लड़ते हैं, न्याय की बात करते हैं, केस लड़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है हम आपसे कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको अब राजनीति करनी पड़ रही है और चुनाव लड़ने की नौबत आ पड़ी। लोकतंत्र में राजनीति सबका हक है और अमूमन भारतीय समाज जिसमें लोकतंत्र में लोग विश्वास करते हैं, ज़रूर आपको जो है ना अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने फ्रेटर्निटी के लिए चुनाव लड़ना चाहिए और उसके हक की लड़ाई भी हमेशा आवाज़ देनी चाहिए ताकि उसको जो मिलना चाहिए उचित समय पे वो मिलते रहे। इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया कि मैं अपने समाज की लड़ाई खुद अपने कंधों पर लड़ूं और समाज का सहयोग हमें मिले। सर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बार काउंसिल है, बहुत सारे लोग जो पब्लिक आम जनता होते हैं वो नहीं जान पाते हैं या समझते नहीं है। तो हम आगे आपसे बात करेंगे उससे पहले आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे आखिर बार काउंसिल होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी। देखिए, हमारे यहाँ जो जुडिशियल सिस्टम है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो बनाया गया है उसमें दो पार्ट है, एक बार और एक बेंच। बार का मतलब कि वकीलों का अपना यूनियन, और बेंच मतलब जो जजेस सिलेक्शन होकर के आते हैं, और दोनों के अंदर में एक बहुत अच्छा संबंध होना चाहिए। इसलिए पूरे परिवार को गवर्न करने के लिए एक लीडरशिप की ज़रूरत होती है। इसीलिए हर कोर्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हर हाई कोर्ट में, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में और ऑल ओवर इंडिया में बार काउंसिल होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, जिसके चेयरमैन हमारे मनन मिश्रा जी अभी भी फ़िलहाल चुने गए हैं। तो ये एक पद्धति है, एक विधि है जिसके अंतर्गत हम अपना काम करते हैं। आप रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप वाइस प्रेसिडेंट के दावेदार है, तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने क्या रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को समझा है, क्या वहाँ के वकीलों को समस्याओं को समझा है। बिल्कुल, आपका ये सवाल बहुत दुरुस्त है और मैं इस सवाल को इसलिए जिम्मेवारी के साथ जवाब देना चाहूँगा क्योंकि जब से मैं प्रैक्टिस में आया 30,000 ही हमारी मदर बार रही है। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया 1999 में और 2006 में हमारे यहाँ जो है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्थापित हुआ, रोहिणी, जिसको हम रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। वहाँ सरकार के द्वारा जो बिल्डिंग वगैरह जो मुहैया कराई गई, उसके बाद में उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। सबसे विशेष बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बार के अंदर में फैसिलिटी ये होनी चाहिए कि भाई हर वकील को एक अपना ऑफिस हो जिसमें वो शांतिप्रिय ढंग से जो है ना अपने काम को करे। वहाँ भी एक बिल्डिंग जो है ना लॉयर्स के नाम पर बनाया गया है। एक ही बिल्डिंग जब शुरुआती दौर में बनी उसी को जो है ना वितरित किया गया, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो दुख की बात यह है, सबके लिए मैं रिक्वेस्ट करके हमेशा ये बात कहता हूँ कि हमारे फीमेल ग्रुप के लिए यानी लेडीज़ मेंबर के लिए वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं दिया गया। जो लोग भी उस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनाया, जो लोग भी उसके बारे में सोचा, उनको सुनिश्चित रूप से सोचना चाहिए कि फ़ीमेल के लिए यानी लेडी मेंबर के लिए भी हम वो फैसिलिटी दें। वहाँ एक छोटा सा जो है ना कमरा है जो कोर्ट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे है, सेंट्रल हॉल के, और वहीं पर जो है ना लोग बैठी रहती है, जो कि इनसफिशिएंट जगह है, बहुत छोटा सा जगह है। हमारे यहाँ जो है ना 500 कम से कम चैम्बर्स है जो अलॉटमेंट के लिए दिया गया। कमेटी उस समय जो थी उसने अलॉटमेंट भी करी, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि पूरे 15 मंजिल के इमारत में कहीं भी लेडीज़ के लिए स्पेशल जो है ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई। इसलिए हमारे मन में ये हमेशा कशिश रहता है। दूसरी बात यह है कि वहाँ टाइपिंग ब्लॉक के लिए, लाइब्रेरी के लिए, और जो वहाँ आते हैं वकील जा कर के अपना काम करके चले जाते हैं। चूँकि दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ जो है ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट प्लस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो यहाँ हर कोर्ट के लोग जो है ना इधर से उधर हमेशा दिन भर भागते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई कॉमन स्पेस नहीं है जहाँ पर फैसिलिटी जो है ना एक लॉयर के लायक हो और वहाँ जा कर के लोग अपना काम करके चले आवें। ग्राउंड फ्लोर पर एक 16 नंबर रूम है। आप वहाँ यदि 1 साल बैठ जाएँ तो हम सुनिश्चित रूप से कहेंगे कि आपका साउंड प्रॉब्लम ज़रूर हो जाएगा। इस तरह से वहाँ जो है ना शोरगुल होता है, चूँकि स्पेस बहुत कम है, लोग हमेशा भीड़ बना करके रहते हैं और मजबूरी होती है वकीलों की कि वकील जो है ना वहाँ जा कर के काम करें। उसी हालात में, उसी विकट परिस्थिति में वो काम करते हैं, फिर अपने घर जाते हैं। ये बहुत बड़ा कष्टदायक चीज़ है।
इतना दिन से जो बार काउंसिल के जो सदस्य रहे हैं, जो प्रेसिडेंट रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब इतनी सारी आप कमियाँ गिना रहे हैं, तो लगभग 2 दशक से ऊपर हो गए हैं रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्थापना की और इसके बावजूद भी इतनी बड़ी समस्या देश की राजधानी में है। तो आपको नहीं लग रहा है कि इस पे काफ़ी मंथन की विचार ज़रूरत है? आप ये सवाल के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, चूँकि वहाँ कमिटी तब से ही शुरू हो गई थी, जब से कोर्ट एस्टैब्लिश्ड हुआ। उसके बाद में बहुत सारी कमिटियाँ आईं, इलेक्टेड होकर के आईं, लेकिन मेरा ये सवाल है कि सारी कमिटी जो है ना, इस पर सरकार से किसी तरह का कोई कयास और प्रयास नहीं किया। अनवरत जो है ना, कमिटी की ड्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि हम यदि बार के नुमाइंदे हैं, बार के पदाधिकारी हैं, तो सरकार से संपर्क करना, हम अपने तकलीफ़ों को उसके सामने जो है ना बोलना और उसके लिए सुविधा मुहैया कराने के लिए अनवरत प्रयास करना, ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। मैं मानता हूँ सरकार जो है ना हमेशा सब कुछ नहीं करती है, लेकिन जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कोई कैसे सुनेगा। और लोकतंत्र में तो आप समझिए कि जब तक आवाज़ नहीं तब तक कोई प्रयास नहीं। लगभग जिस पद के लिए आप दावेदार हैं, लगभग 1 दर्जन कैंडिडेट उसके लिए दावेदार है। बाकियों से आप अलग कैसे देखते हैं अपने आप को? हम अपने आप को इसलिए देखते हैं बाकियों से अलग, क्योंकि हमें जो है ना 25 साल का एक्सपीरियंस है इस पेशे का। इस पेशे में जितनी तकलीफ़ें आती हैं, मैं एक ज़मीनी स्तर का आदमी हूँ। ज़मीन से उठ कर के अपने प्रयास से, अपने मेहनत से, अपने जुनून से इस पेशा को यहाँ तक अपने लाइफ को लाया हूँ। तो इसमें बहुत सारा जो फर्स्ट जनरेशन किसी भी परिवार का एडवोकेट होता है ना, उसको बहुत तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ इसलिए होती है कि जब वो पेशा में आएगा तो उसको कोई अनुभव नहीं होता, उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के तरफ से इस तरह का कोई फैसिलिटी नहीं है कि एक वकील जब पढ़ कर के आता है और वकालत में अपना पेशा जो है ना अपने लाइफ को टेस्ट करना चाहता है, तो उसको गवर्नमेंट से इंस्टेंटली उसी समय किस तरह का इजाफा मिले या कोई ऐसा ऐड मिले जिससे कि वो अपने लाइफ को कैरी ऑन करे। मैं तो सरकार से भी आपके माध्यम से मैं छोटा मुंह बड़ी बात गुजारिश करना चाहूँगा कि अर्बन एरिया के कम से कम वकील जो पेशा को शुरू करता है, स्टाइपेंड 5 ईयर्स कम से कम उसको 20,000 रुपया दिया जाए, और यदि वो रूरल एरिया में है तो 15,000 रुपया उसको ज़रूर मिलना चाहिए। भारत सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो इस तरह का नियम ले आवे। और एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल सोसाइटी जो संविधान का रक्षक है, समाज को रिफॉर्म करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। एक वकील का मतलब होता है कम से कम 200 आदमी को डील करने वाला। यदि हमारे देश के अंदर में वकीलों की संख्या है, उसमें 200 आदमी से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितनी बड़ी तादाद है, जिसको हम कहीं ना कहीं अपने विचारों से प्रभावित करते हैं, न्यायालय के विचारों से प्रभावित करते हैं। और फिर भी इतनी बड़ी मजबूत कम्युनिटी, हेल्दी कम्युनिटी को गवर्नमेंट इग्नोर करती है, ये हमारे लिए बहुत कष्टदायक बात है, लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बात है। सर, जिस प्रकार से आप तमाम समस्याओं पे बात किए, समस्याओं को समझ रहे हैं, यदि वकील लोग आपको जिता देते हैं, आपको वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं, तो जीतने के बाद सबसे पहले प्राथमिक रूप से आप कौन-कौन कामों को करेंगे? मैं यदि जीत गया, ईश्वर के कृपा से, आपके दुआ से, समाज से और भाइयों के कृपा से, खास करके उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे बार के वोटिंग राइट में फॉल करते हैं। वोटिंग राइट उनके पास है। हमारे जैसे लोगों को जिताने का मतलब हुआ कि हम उन सारे तमाम चीज़ों को जो हमने झेला है, मैं प्रयास करूंगा कि वो चीज़ आगे आने वाली जनरेशन न झेले। खास करके मैं लेडीज़ के लिए प्रयास करूंगा, आते आते ही इस बात को उठाऊंगा, डीजे साहब के उठाऊंगा या जो कमेटी के लोग होंगे उनसे प्रयास करूंगा कि कम से कम फीमेल के लिए वहां एक फैसिलिटी बैठने की दी जाए, जिसमें कि वो हेल्दी एटमॉस्फेयर में अपना काम कर सकें। आप काफ़ी सीनियर वकील हैं। एक सवाल है सर, आए दिनों देखी जाती है पुलिस और वकील के बीच में काफ़ी भिड़ंत होती रहती है और चूँकि पुलिस के पास तो हथियार होती है अपनी सुरक्षा करने के लिए, लेकिन वकील के पास कोई राइफ़ल और पिस्टल तो लेकर चलते नहीं है कि अपनी सुरक्षा करेंगे। लेकिन आए दिन दोनों कानून के रखवाले हैं, दोनों में ईगो को लेकर के कहिए किसी भी मामले को लेकर आए दिन हम देखते हैं भिड़ंत होते रहती है। तो आपको नहीं लगता इसको लेकर के पुलिस को भी और वकील को भी सजग होने की ज़रूरत है कि दोनों ही कानून के रखवाले हैं, दोनों का ही काम है कानून पालन करना, कहीं आपस में कोई द्वेष ना हो? देखिए, ये बहुत गूढ़ विषय है। जब हमारे संविधान के निर्माता जो है ना इस तरह के सिस्टम को ले आए, उनके माइंड में भी ये था कि पुलिस की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और वकील की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए। हमारी लड़ाई कैसे है, एक अनपढ़ बनाम पढ़ा हुआ। पुलिस जो है ना बहुत सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को महसूस करी है
कि पुलिस जो बिल्कुल ही अनक्वालिफाइड है हमारे यहाँ की पुलिस। अब देखिए अभी साइबर एक्ट का ज़माना है, पुलिस जो है ना उससे महरूम है। और हमारे वकील भाई जो बड़े बड़े किताबों को पढ़ करके आते हैं, उनके पास ब्रेन होता है। दोनों में एक अंतर क्या है मैं आपको बताऊं। पुलिस को सहज भी होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ताकि उसमें कोई अपने लीगल मैकेनिज्म को पैदा करके और केस को खराब न करे, इसलिए उसको सहज होना चाहिए। वकील को कानूनी रूप से मजबूत इसलिए होना चाहिए कि उस सहज में किसी तरह की कोताही हुई है, कोई चोरी हुई है, उस बात को पॉइंट आउट करे और न्यायालय के सामने रखे। ये दोनों के बीच का एक बहुत बड़ा संबंध है। और जो आप कहते हैं ना कि दोनों के बीच में झड़प होते रहती है, हम कलम के पुजारी हैं, वो डंडा का पुजारी है। उसके हाथ में डंडा और गोली बारूद दिया गया है, हमारे हाथ में कलम दिया गया है। हमेशा कलम जीतता है, इसीलिए उसके प्रयास के बाद में जो हमारी रोल आती है वो इस बात के लिए है कि उस प्रयास में यदि कोई कमी है तो ये कलम उसे ढूंढ निकालेगी। हमारे और उसके बीच का अंतर यही है। इससे ज़्यादा नहीं हम आपको पूछेंगे। एक अंतिम सवाल है, जो भी आपके वकील साथी देख रहे हैं, जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो भी वकील साथी आपको देख रहे हैं, उनसे क्या आप गुजारिश करेंगे? आप अपने वोट के लिए कैसे अपील करेंगे उनसे? मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ ये कहना चाहूँगा कि 21 मार्च 2025 को सुबह अपने नियम और टाइम के आधार पर रोहिणी कोर्ट कैंपस में आकर के अपना मतदान करें। और विशेष करके आप सभी को नतमस्तक होकर के गुजारिश करना चाहता हूं कि आप रविंद्र कुमार उपाध्याय वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए बैलेट नंबर 5 आप हमें वोट करें, अपना प्यार दें, स्नेह दें। आपका एक बार का प्यार अनवरत हमारा शरीर, हमारा मस्तक आपके चरणों में झुका रहेगा। सेवारत रहूँगा, प्रयासरत रहूँगा आपके लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ रविंद्र कुमार उपाध्याय जी थे और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वाइस प्रेसिडेंट पद के दावेदार है। हालांकि 21 मार्च को यह पूरी तरीके क्लियर हो जाएगा कि आखिर किसके नसीब में सिंहासन होगा। बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों पे कौन विराजमान होंगे, ये वकील लोग 21 मार्च को फैसला करेंगे। फिलहाल आपको हम तमाम खबर पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे 3N नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।